तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जो टॉपिक है आपका फांसीवाद। अब ये फांसीवाद आपको यूनिट 18 में यानी कि इकाई 18 में देखने को मिलेगा। जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में, वहाँ पर ये दो टॉपिक दिए गए हैं, फांसीवाद और नाजीवाद। यहाँ से मान के चलिए कि एक एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर इन लोगों ने पेपर को कठिन बनाना चाहा तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये फांसीवाद वाला जो टॉपिक है ये हर कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है। हम ऐसे टॉपिक्स को जरूर कवर करेंगे जो बाकी के लोग छोड़ेंगे, क्योंकि तभी आप दूसरों से अलग बन सकते हैं, दूसरों से आगे निकल सकते हैं। जब जो चीज़ दूसरे छोड़ रहे हैं आप उसको कवर करते हुए चलें। तो आज की क्लास में हम मुश्किल से 10 मिनट में ये फांसीवाद पूरा आपको समझा देंगे और कल हम इसके लगभग 30 से 35 एमसीक्यू करवा देंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो आपका ये 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में यूनिट 18 का नाजीवाद, जिसे हम नासित्ववाद भी कहते हैं, उसको भी कवर करा देंगे। तो बढ़िया से आपको समझा देंगे, तो यहाँ से आप दूसरों से 2 से 3 नंबर अभी ही आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचते रहें। साथ ही साथ में देखिए अब समय बहुत कम बचा है और सिलेबस अचानक से चेंज हुआ है, तो बहुत कुछ आपको कवर करना है। ऐसे में आप वीडियो के माध्यम से या कोई वीडियो कोर्स लेकर के इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संपूर्ण सिलेबस का नोट्स ले लें और नोट्स को घर पर बैठ करके 3 से 4 घंटे डेली पढ़ते जाएंगे तो नोट्स के थ्रू आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस हम डेली करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध रहेंगे। हम आपको ये नोट्स मात्र 199 रुपए में एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा जो लेटेस्ट पैटर्न बना है, जो नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ खास करना नहीं, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है, 199 का, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जैसे ही पहुंचेगा तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ऑल सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसमें जो नया सिलेबस है, इसमें आपका सामाजिक विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आगे की सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाया करेगी। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर यूट्यूब पर हो जाएगी और उसकी पीडीएफ आपको उसमें ग्रुप में मिल जाएगी, तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में आपकी इंग्लिश की क्लास नंबर 1 आने वाली है, जिसमें हम पूरे के पूरे 15 नंबर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे फांसीवाद क्या होता है, किसने इसकी शुरुआत की, क्या असर पड़ा, इसकी उत्पत्ति क्या थी, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, शुरू कर। तो देखिए, फांसीवाद, जिसे हम फैसिस्टवाद या फिर इंग्लिश में फैसिज्म कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले ये फांसीवाद होता क्या है, तो देखो इसके जनक मुसोलिनी को माना जाता है, ये इटली के रहने वाले थे। देखिए, तो मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही को हम फांसीवाद के रूप में जानते हैं। तानाशाही का अर्थ जानते हैं, तानाशाही का अर्थ है कि भैया कोई राजा नहीं होगा, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो कहूँगा वैसा ही आपको करना है, मैं जो बोलूँगा उसी को आपको फॉलो करना है, इसे हम तानाशाही कहते हैं। तो मुसोलिनी ने इटली में अपनी तानाशाही चालू करने के लिए जो व्यवस्था शुरू की थी उसे फांसीवाद या फिर फैसिज्म के रूप में जाना जाता है। इसे एक प्रकार से सर्वाधिकारवाद का व्यवहारिक रूप कहा जाता है। सर्वाधिकारवाद का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सारे के सारे सर्व अधिकार, जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार मेरे पास में रहेंगे, एक व्यक्ति के पास में रहेंगे और इन अधिकारों का कोई बंटवारा नहीं होगा, जो मैं कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा। तो सर्वाधिकार का एक व्यवहारिक रूप है जिसे हम फांसीवाद के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, फांसीवाद या फिर फासिस्टवाद या फैसिज्म किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है कि जो फांसीवाद है ये किस शब्द से बना है, तो देखो इटली से ये
पूरी परंपरा चालू हुई तो इटालियन भाषा फैसिया से यह निकला हुआ है। इसे हम फासीवाद इंग्लिश में फैसिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो फैसिज्म का हिंदी रूपांतरण फासीवाद कहलाता है। इसका जन्म इटली में हुआ था। इटली की भाषा फैसिया का एक शब्द है जो आपका रूपांतरित होकर के फासीवाद बन गया था। अब इसका अर्थ क्या होता है फैसिया का? फैसिया का अर्थ है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। लकड़ी के गट्ठर का अर्थ है कि एकता। तो मुसोलिनी ने कहा कि देखो भैया, हमको एक होकर के रहना है लकड़ी के गट्ठर की तरह, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारी शक्ति बढ़ी रहेगी। तो इन्होंने दो प्रतीक दिए। पहला प्रतीक दिया लकड़ी के गट्ठर, ठीक है, लकड़ी के गट्ठर। लकड़ी के गट्ठर का अर्थ है कि एकता। और दूसरा इन्होंने प्रतीक दिया क्या? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का अर्थ है शक्ति, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फासीवाद सिद्धांत कम है, शासन का व्यवहारिक रूप अधिक है। यानी ये कोई सिद्धांत नहीं है, किसी सिद्धांत पर ये फॉलो नहीं करते हैं कि नहीं भैया हमको ये काम नहीं करना है, ये तो गलत होता नहीं, जो करना है वो करना है, ठीक है। तो ये किसी सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं। शासन का व्यवहारिक रूप है कि जैसा शासन करेंगे हम करेंगे। तो इससे क्या निकल करके आएगा? पहले व्यवहार आएगा, उसके बाद में कोई सिद्धांत आएगा। यानी कि पहले हम जो शासन करेंगे वो शासन सर्वे सर्वा है, उसके बाद में किसी सिद्धांत की बात की जाएगी, ठीक है। देखो, अब ये हुआ क्यों? तो तत्कालीन समय और परिस्थितियों की मांग के कारण उत्पन्न हुआ और आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें अनेक विचारों को शामिल किया गया। अब वो तत्कालिक कारण क्या थे जिसकी वजह से इस फासीवाद का जन्म हुआ, वो अपन देख लेते हैं। देखिए, तो फासीवाद की उत्पत्ति तथा विकास, छोटी सी वीडियो रहेगी, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे कि ये आखिर फासीवाद बना तो बना क्यों। देखो, तो इटली में फासीवादी आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई, युद्ध की समाप्ति के बाद में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1918-19 में आकर के यह विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसी विश्व युद्ध के बाद में ही फासीवाद का जन्म हुआ। तो विश्व युद्ध में ऐसा क्या हो गया सर कि फासीवाद का जन्म हुआ? आइए देख लेते हैं। तो प्रथम जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेने के बावजूद इटली को उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है, जबकि उसकी अधिक से अधिक हानि हुई। तो इटली किस तरफ से लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इटली को उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला जितना उसने एक्सपेक्ट किया था कि भैया मित्र देश अगर जीत जाएंगे तो हमको इतना तो मिलेगा, लेकिन उतना उसको मिला नहीं, जबकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हानि हुई। बहुत सारे सैनिकों की हानि हुई, जान माल का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं मिला। तो यहीं से क्या होता है कि लोगों में गुस्सा पनपता है कि भैया हमने इतना किया, इतना कोशिश की, इतना पूरा लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, और बाद में हमको क्या मिला? कुछ नहीं। बाकी के जो ऊपर के अच्छे अच्छे देश थे, जो शक्तिशाली लोग थे, वो अपना जितनी भी पावर उनको मिली, जितने भी युद्ध से मतलब लाभ हुआ, वो सारा का सारा वो लोग ले गए। तो हमको क्या मिला? तो इससे क्या हुआ? पूरे देश में, जितनी पूरी इटली में और विशेषकर सैनिकों में प्रतिक्रिया का माहौल बन गया। यानी कि देखो, लड़ कौन रहा था? सैनिक रहे थे। फ्रंट पर कौन था? सैनिक था। तो सबसे ज़्यादा इसमें गुस्सा किसको आया? सैनिकों को आया कि हानि भी तो सैनिकों की ही सबसे ज़्यादा हुई थी। उनके आस पड़ोस के जितने भी मित्र यार थे, उनके दोस्त वगैरह थे, उनमें बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए। तो सबसे ज़्यादा आहत कौन हुआ? सैनिक हुआ। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा किस में आया? सैनिकों में आया। तो सैनिकों में प्रतिक्रिया का माहौल, देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई, क्योंकि देखो कहीं भी युद्ध होता है तो आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, सबसे ज़्यादा जान माल की हानि होती है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी इटली की, तथा इस समय सरकार अप्रभावी और कमजोर थी। युद्ध हुआ, युद्ध में इन्होंने भाग लिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? जब इनको कुछ नहीं मिला तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार से ये जाकर के बोलो कि भैया जो बाकी के देश हैं उनसे जाकर बोलो कि हमको तो तुमने कुछ दिया नहीं, और युद्ध में हमारी सबसे ज़्यादा हानि हुई है। लेकिन सरकार क्या रही? अप्रभावी रही। सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और सरकार कमजोर भी थी उस समय, और कोई कदम नहीं उठा सकी सरकार बड़े देशों से कुछ बोल नहीं पाई, अमेरिका से कुछ बोल नहीं पाई, जिसका क्या हुआ? जिसकी वजह से सैनिकों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। ऐसे में मुसोलिनी नाम का एक सेनापति था, ठीक है। तो ऐसे में मुसोलिनी ने घोषणा किया कि फासीवाद जो है वो मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन रहेगा। तो मुसोलिनी ने कहा अब हम फासीवाद की शुरुआत कर रहे हैं, यानी तख्ता पलट कर रहे हैं। जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, ये सरकार हमारे लिए मायने नहीं रखती है। अब जो करेंगे हम स्वयं करेंगे, यानी कि सैनिकों का शासन होगा,
और ये जो फांसीवाद होगा वो मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन रहेगा। यानी शांति से बात नहीं की जाएगी, उदारता से बात नहीं की जाएगी, अपना हक हम लड़ करके लेंगे, ये कहना था मुसोलिनी का। अब देखो, तथा राजसत्ता की सर्वोच्चता, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध, नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करता है। अब जब इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेगा, यानी शांति पर विश्वास नहीं करेगा, उदारता पर विश्वास नहीं करेगा, तो किस पर विश्वास करेगा? जो इसके अपोजिट होंगे। अपोजिट कौन है? राजसत्ता की सर्वोच्चता, यानी कि राजा ही मेन है, राजा ही सर्वे सर्वा है। ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद, यानी अगर शांति नहीं होगी तो उग्र राष्ट्रवाद होगा, यानी कि अपनी सीमाओं को हमें बढ़ाना है, चाहे कैसे भी करके बढ़ाएं, लड़ाई करें, कब्जा करें, कुछ भी करें। ठीक है। युद्ध होगा, अगर ये उग्र राष्ट्रवाद होगा तो युद्ध तो होना कन्फर्म है। युद्ध होगा। नायकवाद का अर्थ है कि एक जो सेनापति होगा वही इसका मेन होगा। और अनुशासन में विश्वास करता है, यानी कि अनुशासन में रहना पड़ेगा सेना को, जो काम हम कह रहे हैं वो काम सेना को करना पड़ेगा, और यही सेना की जीत होगी, यही हमारी जीत होगी, और हम अपना हक लड़ करके लेंगे। ये इटली के मुसोलिनी का कहना था, और इसी के आधार पर फांसीवाद की शुरुआत हुई। आगे बढ़िए। देखो, अब इसका पूरा इफेक्ट क्या पड़ा, तो युद्ध की समाप्ति के बाद प्रतिक्रिया हुई। एकदम अपन छोटे से समरी में देख लेते हैं। पहले युद्ध हुआ, युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संसदीय प्रणाली के दोष निकल करके सामने आए। संसदीय प्रणाली का क्या अर्थ है? जो वहाँ पर सरकार काम कर रही थी, जैसे अपने यहाँ संसद होती है, नेता होते हैं, ठीक है ना, तो उसके दोष सामने आए। और उसके बाद में अन्य दोष, जैसे कि नशाखोरी। अब इसमें क्या था, अभी तक सरकार मजे ले रही थी, ठीक है ना, मजे आराम से चल रही थी, नशाखोरी चल रही थी, श्रमिक लोग हड़ताल पर जा रहे थे, पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, साम्यवाद का भय अलग सता रहा था। मुसोलिनी के नेतृत्व में 1919 में फांसीवाद का प्रारंभ हुआ। तो देखो, एक केवल युद्ध ही इसका मुख्य कारण नहीं था। देखो, चिंगारी भड़कती है तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती चली जाती हैं। तो पहले तो सैनिकों को क्यों बुरा लग रहा था? क्योंकि उनके बहुत सारे साथी जो लोग मारे गए थे, उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिला था। तो यहां से सैनिकों का सपोर्ट मिला मुसोलिनी को। और यहां से देखिए, नशाखोरी चल रही थी, श्रमिक हड़ताल पर जा रहे थे, तो इसका यहां से इनको जनता का भी सपोर्ट मिल गया, क्योंकि श्रमिकों की बात भी नहीं सुनी जा रही थी सरकार के द्वारा, नशाखोरी, घूसखोरी अलग चल रही थी। तो मुसोलिनी को दोनों तरफ से जो है यहां पर सपोर्ट मिल गया। तो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1919 में फांसीवाद का प्रारंभ हो गया। टाइमिंग पूछेंगे, भैया फांसीवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में। किसने किया? मुसोलिनी ने किया। ठीक है। उसके बाद 1922 में रोम पर मुसोलिनी ने आक्रमण कर दिया, राजा ने घुटने टेक दिए, और 1926 में मुसोलिनी ने कहा अब हमारी पूर्ण तानाशाही है, यानी कि अब हम पूरी तरह से इस देश के सर्वे सर्वा कौन है? मुसोलिनी है, हम ही हैं, जो कुछ भी हैं। ठीक है ना। तो मुसोलिनी ने पूर्ण तरह से अपनी पूरी तरह से तानाशाही घोषित कर दी कि अब हम इस देश के तानाशाह हैं। राजा ने घुटने टेक दिए, रोम पर आक्रमण किया। राजा ने बोला भैया तुम संभालो और अपन तो निकलते हैं। राजा वहां से भाग गया और मुसोलिनी वहां का शासक बन गया। अब देखो, इसके सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है। देखो, फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। भाई, ये किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, अपने व्यवहार पर व्यवहारिक आंदोलन है, क्योंकि ये एक तरह से भावनाओं से जागृत हुआ था। जब बुरा लगा सैनिकों को, सेनापतियों को ये बुरा लगा कि हमको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने कहा हम भी किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके हमें अपने राज्य का विस्तार करना है, हमें सबके ऊपर शासन करना है। और इस तरह से मुसोलिनी ने अपना शासन शुरू किया बिना किसी सिद्धांत के। फांसीवादी उग्र राष्ट्रवाद तथा प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। उनके लिए राष्ट्र सर्वोच्च था। क्यों? क्योंकि देखो, राष्ट्र ही तो कमजोर था इस समय। भाई, दूसरे जो देश थे, अमेरिका वगैरह जो थे, उन्होंने इटली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने भाग लिया था ना युद्ध में, थोड़ा बहुत दे देते हैं, काम चलाओ, ज़्यादा बोलो नहीं, कान के नीचे लगा देंगे। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो आहत हुई। तो फांसीवादी लोग थे, उनके लिए उग्र राष्ट्रवाद प्रमुख था और प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे, यानी हमारा देश ही सर्वे सर्वा, हमारे लिए, देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुसोलिनी ने कहा था राष्ट्र ही सर्वोच्च है, राष्ट्र के लिए हम मर मिटेंगे, कुछ भी करेंगे, राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वे सर्वा है। उसके बाद देखिए, फांसीवादी सर्वाधिकारवाद या फिर राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करते थे। राज्य से ऊपर या बाहर कुछ भी नहीं है, यानी कि सारी चीजें एक व्यक्ति के अंदर कंट्रोल होंगी और वही हर चीज को कंट्रोल करेगा। और राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करते थे, यानी कोई भी ऐसा नहीं कि भैया ये मतलब जैसे अपने यहाँ है नहीं कि न्याय वाले अलग रहेंगे, उसको फॉलो कराने वाले अलग रहेंगे, नेताजी अलग काम करेंगे, ये विभाग अलग काम करेगा, सहकारिता विभाग अलग काम करेगा, इनका कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा काम हम खुद कंट्रोल करेंगे, अपने अंडर में रखेंगे, कोई मंत्री नहीं बनेगा। ठीक है।
और उनके लिए कहा था कि राज्य ही सर्वे सर्वा है, राज्य ही हमारा सबसे मेन है, मेन टारगेट हमारा रहेगा अपने राज्य को मजबूत करना। फांसीवादी युद्ध तथा साम्राज्यवाद में विश्वास करता था, यानी कि वो लोग कहते थे देखो हम बातचीत नहीं करेंगे, हम किसी भी सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, युद्ध करो आगे बढ़ो, युद्ध करो जीतो, साम्राज्य स्थापित करो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण था, फांसीवादी युद्ध तथा साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे। आगे बढ़िए। तर्क और विवेक में विश्वास नहीं, यानी हम आपसे बात नहीं करेंगे, फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, किसी भी तर्क पर बात नहीं करेंगे, किसी भी बुद्धि विवेक पर बात नहीं करेंगे, केवल तानाशाही शासक। तो जो तानाशाह होता है उसे तर्क से कोई मतलब नहीं है कि भैया विदेशी हमारे ऊपर मतलब कह सकते हैं कि हमारे माल को नहीं लेंगे, हमसे व्यापार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना व्यापार खुद कर लेंगे। ठीक है, तो तर्क और विवेक में विश्वास नहीं रखते हैं, समय तथा परिस्थिति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास रखते हैं, यानी जो भी है सामने है, करंट में बात चलती है इनकी। जो फांसीवादी लोग होते हैं उनका काम करंट में होता है, अभी करना है जो करना है, हम ना तो फ्यूचर सोचेंगे और ना ये सोचेंगे कि भैया पीछे क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। करंट यानी कि स्वाभाविक परिस्थिति जो है, जो करंट की परिस्थिति है, उस पर विश्वास वो लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फांसीवादी स्वतंत्रता तथा उदारवाद का विरोधी है, जो अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास रखता है, यानी उन्हें यह है कि अब अगर सबको स्वतंत्रता दे देंगे तो सब आवाज उठाने लगेंगे, है ना। तो यही तो होता है, एक जो मेन राजा होता है जो सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, तो वो किसी को स्वतंत्रता नहीं देता है। ठीक है ना। तो जो तानाशाही लोग होते हैं, अभी तानाशाही चल रही है, आपको पता ना कहाँ पर तानाशाही है, किम योंग उन जो है ना, तो वो एक तरह के तानाशाह हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया के जो हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जैसा हम हेयर स्टाइल करें हैं वैसे ही सबका हेयर स्टाइल होना चाहिए। तो वो अपनी तानाशाही उनकी चलती रहती है, उनके मतलब देश में इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। धीरे धीरे चाइना भी इसी ओर जा रहा है ना। चाइना की जो मीडिया है वो वही काम करेगी, वही मतलब छापेगी जो वहाँ के राष्ट्रपति कहेंगे। ठीक है, तो ये उदारवाद का विरोधी है, स्वतंत्रता का विरोधी है, और अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास रखता है, यानी कि जो हम कहेंगे वही वहाँ के लोगों को करना होगा और वही वहाँ के सैनिकों को भी करना होगा, तभी ये लोग कंट्रोल में रहेंगे। ये तानाशाही प्रवृत्ति होती है। और आखिरी है, फांसीवादी लोकतंत्र तथा संसदीय शासन का विरोध करते हैं। उनके यहाँ यह भैया लोकतंत्र नहीं होगा कि ये आपका उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, हम तुमको स्वतंत्रता ही नहीं देंगे, इतनी स्वतंत्रता ही नहीं देंगे कि तुम हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सको। यानी लोकतंत्र में ये विश्वास नहीं रखते हैं, संसदीय शासन में ये विश्वास नहीं रखते हैं, इनका विरोधी है। कुलीन तंत्र में विश्वास रखते हैं तथा शोकत तंत्र के नारे स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के स्थान पर इन्होंने क्या नारा दिया, इन्होंने कहा उत्तरदायित्व, अनुशासन और उच्च वर्ग। इन्होंने कहा कि देखो भैया हमें स्वतंत्रता नहीं देना है, समानता नहीं बरतना है, भ्रातृत्व से हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये नारा दे रहे हैं उत्तरदायित्व, यानी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके बाद कुछ अगर राष्ट्र पर बात आएगी तो आप अपने परिवार को भी भूल जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका उत्तरदायित्व रहेगा। अनुशासन सबसे ज़्यादा तगड़ा इनका क्या होता था, अनुशासन होता था, और ये उच्च वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। ठीक है, तो ये पूरा आपका फांसीवाद हो गया, बस इतना सा है। ठीक है, पूरी बातें समझ में आ गई। अब समझ में आ गई तो भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास इंग्लिश की आने वाली है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब कुछ आपका करवाएंगे, आप टेंशन ना लो। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है 7052547003, इस पर आपको मैसेज करके और अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, नोट्स प्राप्त करने के बाद में आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में से मतलब ऐड कर दिया जाएगा, जो स्पेशली एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा वालों के लिए बना है। उसमें आपको ये सारी पीडीएफ जो है, ये सारी पीडीएफ आपको क्लास पीडीएफ भी टाइम टू टाइम उसमें होती रहेगी, उसमें पहुंचती रहेगी और आपकी बढ़िया से तैयारी चलती रहेगी। ठीक है, तो सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा आपके ऊपर, और हम लगातार क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। अब कल हम क्या करेंगे, सबसे पहली क्लास रहेगी, इसके 30 से 35 प्रश्न हम कर लेंगे फांसीवाद के। ठीक है, तो आज आपकी क्लास हो गई, कल आपके 30 से 35 प्रश्न हो जाएंगे। इस तरह से पूरा का पूरा फांसीवाद 2 से 3 नंबर का जहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके मुट्ठी में होगा, और उसकी पीडीएफ आपके पास में व्हाट्सएप पर रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम चैप्टर बाय चैप्टर, जो मेन चैप्टर है उसको कवर करते हुए चलेंगे।
अब देखो, ज़्यादातर हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे और उसमें ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया करेंगे। अब ये फासीवाद और नाजीवाद ये आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए हम ये क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आगे से जैसे इंग्लिश की क्लास हो गई, हिंदी की क्लास हो गई, तो अब इसमें क्या हम पूरा रस थोड़ी आपको समझाने बैठेंगे कि भैया रस इतने होते हैं, इसका ये भेद है, ये सब समझाने के टाइम नहीं है ना, क्योंकि 40 से 45 दिन बचे हैं। हम क्या करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक आपको 150 से 200 प्रश्न हर टॉपिक के करा देंगे, ठीक है ना। और नोट्स आपके पास में है ही, हम आपसे कह देंगे कल आप लोग रस पढ़ के आइए नोट्स में से, और कल हम 150 से 200 प्रश्न कराने वाले हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं अभी तक ईएसबी के द्वारा। तो इस तरह से अपनी पूरी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन तैयारी करने वाले हैं। अब आपके सहयोग की, आपके साथ की आवश्यकता है, और वो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना सहयोग और साथ बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।